आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल ईथर फिनॉल। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर आज हम ईथर पढ़ाएंगे। आप तो ईथर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से खासकर दो तीन रिएक्शन जैसे विलियमसन सिंथेसिस, रिएक्शन विद HI, ये बहुत कीमती रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, इसे डिटेल्ड स्टडी पढ़ेंगे इसकी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईथर। हेडिंग डाल दीजिए और ये हमारे YouTube चैनल का नाम विस्सर शॉर्टकट की। देखिए, तो पहले तो समझ लो ईथर होता क्या है। जैसे ये वाटर, इसके दोनों H हटा दीजिए और उसकी जगह दो एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, बन गई ईथर। या ऐसा करिए, दो एल्कोहल लीजिए और उसमें से वाटर निकाल दीजिए, ऐसे बन जाएगी ईथर। तो ईथर बनाने के दो तरीके होते हैं। तो ये क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन के संग दो एल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं, इसको कहते हैं ईथर। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, पहले ये दोनों लिख लो आप। लिखो, देयर आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which two alkyl group, आप देख रहे हो दो एल्काइल ऑक्सीजन से जुड़े हुए, अटैच्ड विद ऑक्सीजन एटम, ये होता है साहब ईथर। ये ध्यान रखिए, ठीक है। ईथर समझ में आ गया आपके, तो यहां लिख लो, ईथर may be regarded as क्या है बताइए। ईथर वाटर में से डाई एल्काइल लगा दिया आपने, H हटा के, तो एक तो वाटर का डाई एल्काइल डेरिवेटिव है और एक एल्कोहल में से वाटर निकाल दिया, मतलब एल्कोहल का एनहाइड्राइड है ना। तो रिगार्डेड एज डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, मतलब वाटर में से दोनों H निकाल दिए और उसकी जगह डाई एल्काइल ग्रुप लगा दिए। और क्या चीज है, एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में से वाटर निकाल दो, दो मॉलिक्यूल लेके ईथर बन जाए। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपने देखी, लिख लीजिएगा। चलिए, अब आता है ईथर। दो टाइप की होती है, तो लिखो, देयर आर टू टाइप देयर आर टू टाइप। कौन कौन सी टाइप होती है, एक तो होती है सिंपल ईथर। सिंपल ईथर वो होता है जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम, जैसे डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, दोनों तरफ अगर ग्रुप सेम आ रहे हैं तो समझ लेना वो सिंपल ईथर है। और सेकंड होता है मिक्स्ड ईथर। इसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप। अब आप बताइए, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड ईथर। हो गया क्लियर। पहले इसका मैं आपको जर्नल बातें बता दूं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। अब लिख लीजिए, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है।
इसका आईयूपीसी नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। जैसे मान लीजिए आपके पास दोनों सिमिलर ग्रुप या दोनों डिसिमिलर ग्रुप, तो सिमिलर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी आप O के बगल से इसको काट दीजिए। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग है तो ध्यान रखना जो स्मॉलर ग्रुप है वो ऑक्सीजन के संग जुड़ता है। जैसे आपके घर में लड्डू आया तो लड्डू पहले किसे देते हैं, छोटे को बड़े को? छोटे को, है ना, रूठ जाएगा नहीं। तो ये ध्यान रख लें जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है इज ऑलवेज अटैच विद ऑक्सीजन एटम, और जो ऑक्सीजन के संग अटैच है उसे ऑक्सी बोलेंगे। एक कार्बन का क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और एक कार्बन की एल्केन क्या होगी, मीथेन, है ना। जैसे इन दोनों में डिफरेंट में ये स्मॉलर है तो ये ऑक्सीजन से दे दो तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन से क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी, और दो कार्बन की एल्केन क्या होती है, ईथीन। तो ये इसका आईयूपीसी नेम है ना। वैसे जनरली आप इसको डाई मिथाइल ईथर कह सकते हैं, इसको इथाइल मिथाइल ईथर कह सकते हैं, वो इनके कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, डाई मिथाइल ईथर, और इसमें अल्फाबेट के हिसाब से इथाइल मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेम, और ये दोनों क्या थे, आईयूपीसी। ठीक है, लिख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। देखिए, तो आइसोमेरिज्म जो है ये कई प्रकार से शो कर सकता है, लिख लीजिएगा। पहला, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इससे अच्छा समझ में आएगा, और एक एग्जाम्पल मैंने इसी का ये ले लिया। इसमें कार्बन कितने, 4, इसमें कितने, 4 1 5, ये ले लो आप, क्योंकि आइसोमर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब ये देखिए, इस पे आप नंबरिंग करेंगे तो पहले नंबर पे मिथॉक्सी है, तो ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसमें नंबरिंग करें तो 2 नंबर पे मिथॉक्सी, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो जब ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। दूसरा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स आपस में आइसोमर हो जाते हैं। तो हमने सुना कि एल्कोहल एंड ईथर आर आइसोमेरिक टू ईच अदर। ये दोनों आपस में आइसोमर होती है। जैसे आपने मान लो 2 कार्बन की एल्कोहल ले ली और 2 ही कार्बन का ईथर ले लिया। आइसोमर का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब आप देखो, इसमें 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 6H, इसमें भी 6H, इसमें एक O, इसमें एक। तो एल्कोहल और ईथर आपस में क्या होती हैं, आइसोमर्स होती हैं। बस ध्यान रखना, यहाँ एक कार्बन वाला मत ले लेना, मिथनॉल ले लो कहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन की ईथर नहीं बनती। लिख लीजिए। लिख लीजिए। अब
तीसरी आइसोमेरिज्म इसके अंदर होती है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, देखिए, ये तुम्हारे पास ये लिखा हुआ एक ईथर ले लिया, इसमें एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाता है, इधर एक कार्बन है इधर 3 है, तो आप ऐसा करो, 2 इधर ले लो 2 इधर ले लो, मतलब रहेंगे तो 4 ही, लेकिन यहां 1 था यहां 3 थे, अब देखो 2 2 हो गए। तो जब एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो ये दोनों मेटामर्स हैं। इसका नाम क्या होगा, सोचिए, छोटे वाले ग्रुप के समूह, तो ये हो गया मिथॉक्सी प्रोपीन, और इधर तो सिमिलरिटी है, ओ किसी को भी दे दो, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी ईथीन। तो 3 टाइप की आइसोमेरिज्म शो करता है ईथर, फंक्शनल, मेटा एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया एकदम। अब आपको बता दिया गया कि ईथर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और उसमें आइसोमेरिज्म कौन सी होती है। ये जर्नल स्टडी थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए, तो प्रिपरेशन का पहला तरीका है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज बनती है। जैसे आपने ये ले ली एल्कोहल और आपने इसका डिहाइड्रेशन करवा दिया, बस टेम्परेचर का ही सारा खेल है। अगर टेम्परेचर आपने हाई रख दिया तो क्या होगा, मान लो इसकी जगह मैंने 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल के लिए, वही प्रेजेंस है लेकिन टेम्परेचर कर दिया 140। और तीसरा होता है लो टेम्परेचर, आपने इसका रिएक्शन करवा दिया कंसंट्रेट और टेम्परेचर ले लिया 100। तो 3 रिएक्शन होती हैं इसके अंदर, ध्यान रखें। ये कौन सा एजेंट है, डिहाइड्रेटेड। तो इसमें बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो यहां से OH और यहां से H। तो जब एक चीज अल्फा से निकलती है बीटा से, इसे क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। तो ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल, जब एक चीज अल्फा से निकले और एक बीटा से। तो सोचिए यहां से OH H ले गया, निकल गया वाटर, तो बचा क्या, एल्कीन। इसकी मैकेनिज्म हमने आपको बताई थी, एल्कोहल में ध्यान आ रहा हो तो, है ना। इसकी आज बता देंगे, क्योंकि इस केस में क्या होता है, फिर वाटर निकला, निकलना तो तीनों में वाटर है क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनती हैं। वाटर निकला तो अब क्या बनेगा, ईथर। ये ईथर बनेगा। और तीसरे केस में जब सबसे कम टेम्परेचर, तो ये वाला OH इसी का H लेके चला जाता है, मतलब वाटर तीनों में निकलता है, स्टाइल अलग अलग। तो OH H लेके निकल गया वाटर की फॉर्म में, और जो बचा वो लगा दो, तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। तो टेम्परेचर का विशेष महत्व है, इस टेम्परेचर पे ये बनता है, 140 पे ईथर बनता है और 100 पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है।
अब इस समय हमारे काम के लिए ये वाला है, क्योंकि ईथर बना रहे हैं, तो ईथर तो इसी से बनता है 140 पे, तो इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे, क्योंकि इसको देख चुके हैं हम ऑलरेडी। लिखिए, लिख लिया यहां तक। अब इसकी मैकेनिज्म देखिएगा आप। तो हेडिंग डाल दीजिए मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे ये रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल आपने ले ली, प्रेजेंस आपको मालूम ही, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और टेम्परेचर 140 ले लिया है, तो ये वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर निकाल देगा और ईथर बन जाएगा। अब इस रिएक्शन की हमें मैकेनिज्म लिखनी है, तो नोट करके 3-4 बातें ध्यान रखें। एक तो पहला इसमें होता है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरी बात आपको मालूम है, SN2 में ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनता है, कभी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो नो कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब एल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज ऑब्टेन्ड। तीसरी बात आपको मालूम है, आपको SN1 SN2 हमने हेलो एल्केन में खूब डिटेल में पढ़ाया है। SN2 में हमेशा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द रियर साइड, पीछे से अटैक करता है। चौथा, ये उनमें मिलता है जिनमें स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो मिनिमम हो, मतलब क्राउडिंग ना हो, नो क्राउडिंग टेक्स प्लेस। जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी SN2 रिएक्शन उतनी देर में होगा। अब पांचवा, अब आप जानते हो क्राउडिंग किस में होती है, एल्काइल ग्रुप किस में ज्यादा होते हैं, टर्शरी में, इसलिए इसका ऑर्डर ये होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब जो एल्कोहल प्राइमरी होगी वो बहुत तेज रिएक्शन करेगी, सेकेंडरी देर में, टर्शरी ना के बराबर। लिख लें, लिख ली। और नेक्स्ट बात ये है कि बाइमॉलिक्यूलर का क्या मतलब होता है, कि जो रेट होगा वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। तभी तो आपने सुना होगा ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ये बात पूरी हमने आपको SN1 SN2 रिएक्शन में डिटेल में बताई, इसी को हम इसमें एप्लीकेबल करेंगे। तो ये लिख लो पहले आप। हो गया यहां तक क्लियर। अब आप मैकेनिज्म देखिए, तो क्या होता है इसके अंदर। देखिए, मैकेनिज्म का पहला स्टेप, दो रिएक्टेंट हैं, एक ये वाला एक ये वाला, है ना। अब क्या होगा, सबसे पहले ये हमारे पास एल्कोहल है, O के पास लोन पेयर होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इस पर सबसे पहले अटैक करता है एसिड,
कंसंट्रेटेड H2SO4, इसमें से क्या मिलेगा हमें, H। अब ये अटैक कर देगा यहां पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट, अटैक कर देगा। अब जब ये अटैक कर देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, है ना। तो आप देख रहे हो एल्कोहल में H आयन जुड़ गया है, इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहते हैं। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, आप देख रहे हो, होता सभी की स्टेप है ना, क्योंकि आप जानते हो ये रिएक्शन जो है ये SN2 है, तो कहो तो मैं इसी में बता देता हूं। इसके बाद क्या होता है, ये जो बना है, इस पर अटैक करता है सेकंड मॉलिक्यूल। सेकंड लिख लो। तो बताइए सेकंड मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये वाला। अब देखिए O पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, O होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये चाहता है मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, यहाँ तो पॉजिटिव है तो ये अनस्टेबल है, तो ये चाहेगा ये चार्ज हटे, तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है और अलग हो जाता है। अब बताइए अगर ये अलग हो जाएगा तो यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, वाटर अलग हो गया। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये पीछे से क्या करेगा, अटैक कर देगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चार्ज देखते ही इसकी जीभ लपलपाने लगेगी, है ना, ये अटैक कर देगा इस पर। तो पीछे से ये अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक करने को क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन। तो जैसे ही ये अटैक करेगा, बताइए ये बन जाए, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ इस पर आ जाएगा, ये अटैक कर देगा इसके ऊपर, तो CH3CH2 CH3CH2OH और वाटर बाहर निकल गई। अब ये देखिए ये किसका काम कर रहा है, एजेंट का काम, तो एजेंट तो कभी इन्वॉल्व होता नहीं है रिएक्शन में, तो आपने तो H आयन लिया था इसका, है ना। तो जैसे ही इसको आपने तोड़ा H आयन और HSO4 में, तो इसमें से आपने H आयन तो इस्तेमाल कर लिया। अब जैसा H2SO4 शुरू में लिया है आपने वैसे ही बाहर निकल जाएगा, तो H आयन तो यूज कर चुके आप, अब HSO4 का रिएक्शन करा दीजिए। तो क्या होगा, H2SO4 को बाहर निकलना है ना, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ये लेके अलग हो जाएगा और इसके संग बाहर निकल जाएगा। तो बताइए क्या रह जाएगा, ये रह जाएगी ईथर। फिर समझ लीजिए एक बार, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आ जाए पेपर में, तो एक मॉलिक्यूल लीजिए, उसका इस पे रिएक्शन कराइए, ये एसिड जो है इसे ब्रेक कर दिया, H आयन पहले रिएक्शन करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, सारे कैटाइन कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और लोन पेयर जिन पर होता है वो न्यूक्लियोफाइल। तो ये पहले यहाँ अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अटैक करेगा तो H आयन यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एल्कोहल में प्रोटोन मतलब H आयन जुड़ गया है। सेकंड स्टेप में ये जो बना है ये सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर जाता है। अब O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये चाहेगा मैं बाहर निकल जाऊं, तो वाटर बाहर निकल जाता है, गुड लीविंग ग्रुप होता है, तो यहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा नेगेटिव चार्ज, है ना, और ये अलग हो जाएगा, तो जब ये निकलेगा यहाँ से तो यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे से अटैक कर देता है, इसीलिए ये SN2 रिएक्शन है। हो रहा क्लियर आपको,
लिख लीजिए। तो जब ये यहां से निकल जाएगा तो ये अटैक कर देगा, ये बन गया। लेकिन आपने जो H2SO4 लिया है उसको तो रिएक्शन में इन्वॉल्व होना ही नहीं था, वो तो रीजेंट था, तो उसका आपने एचाइन तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये बचाया भी उसमें से, अब ये रिएक्शन कर जाता है। तो यहां से ये जो एचाइन है ये अलग हो जाएगा, ये इसके संग बाहर निकल जाता है ना, तो ये आ गया आंसर। तो हो गया क्लियर आपको मैकेनिज्म, एकदम क्रिस्टल क्लियर, लिख लें इसे। देखिए, तो यहां तक हो गया क्लियर। अब आप देख रहे हो ये इस पे अटैक कर रहा है, और अगर गलती से यहां क्राउडिंग हो गई, मान लो ये टर्शरी एल्कोहल हो गया, तो बताइए स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। तो SN2 में स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाए तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, रिएक्शन बड़ी मुश्किल से होता है। तो मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये काम अगर मैंने टर्शरी एल्कोहल के संग करा दिया हो, यहां पर एल्कोहल का रिएक्शन आपने जिस एल्कोहल पे कराया प्रोटोनेटेड पे, वो मान लो टर्शरी, तो बताइए ये रिएक्शन पॉसिबल, क्योंकि जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा सोचिए। ये बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन, तो क्या इससे ये अटैक कर पाएगा? बताइए, क्राउडिंग ज्यादा है तो ये यहां से इसके अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। इसलिए ध्यान रख लीजिए, प्राइमरी एल्कोहल जो होती है वो ये रिएक्शन बहुत तेज करती है, क्योंकि टर्शरी एल्कोहल जो होती है उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा यहां से, क्राउडिंग ज्यादा है ना। तो लिख लो, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन टर्शरी एल्कोहल, यहां लिख देता हूं। टर्शरी एल्कोहल ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, जितने ज्यादा एल्काइल होते हैं क्राउडिंग ज्यादा होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, तो उतना अटैक करने में से प्रॉब्लम आएगी। तो SN2 में ध्यान रख लीजिएगा, SN2 रिएक्शन में स्टीरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, क्योंकि पीछे से अटैक करना पड़ता है। हो गया क्लियर? चलिए, तो ये इसकी हमने पहली प्रिपरेशन पढ़ी, अब हम सेकंड प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाय विलियमसन सिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस, मैकेनिज्म, और इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन। इस चैप्टर में आप ये मान लो इस चैप्टर की ये आत्मा है ना, इसलिए इसको आप टिका टिका के आराम आराम से पढ़ें। इसमें होता क्या है, एक एल्किल हैलाइड लेती और दूसरा आपने एल्कोहल का डेरिवेटिव ले लिया, है ना, इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड। तो एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड पे करा, सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, लिख लीजिएगा। तो ये ईथर बन जाता है। हो गया क्लियर, है ना। जैसे आपसे कोई कहे कि मैंने
हमने साहब एक एल्किल हैलाइड लिया है, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, पर ध्यान रख लीजिए न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा आई की, फिर Br, फिर Ag, है ना। तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल जो है इसका बिग साइज है, लार्ज साइज है, इसलिए ये होता है। तो आपने इसका रिएक्शन, इसलिए आई को बार बार मैं ले रहा हूं, मान लीजिए इसका रिएक्शन इस पर हो गया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया, क्या बन गया, मिथॉक्सी ईथीन। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप आई लो, Br ले लो, Cl ले लो, लेकिन रिएक्शन तेज आई का हो। बताइए क्या होगा। तो आपको मालूम सारे रिएक्शनों में NaBr निकल जाए, ये बन जाए, और इसका नाम क्या है, जब ये दोनों अलग होती हैं तो O किसको दे देती हैं, स्मॉलर को, तो इसका नाम है इथॉक्सी, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, ये इसका नाम हो। अब ये रिएक्शन जो हमने समझा है विलियमसन सिंथेसिस, अब हम ये समझेंगे इसकी मैकेनिज्म क्या है, बस वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, लिख लो इसे। देखिए इसकी मैकेनिज्म जो है उसे समझें। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो भी SN2 मैकेनिज्म, मतलब वही होगा, रियर साइड से रिएक्शन करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, वही सब बात है ना। तो रिएक्शन कौन सा है वो हमने पढ़ लिया, रिएक्शन ये, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया सोडियम इथॉक्साइड पे, मान लो NaI बाहर निकल गया। अब इस रिएक्शन की हमको मैकेनिज्म लिखनी, तो मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप, पहले ये जो सोडियम इथॉक्साइड है ये ब्रेक कर जाता है, इथॉक्साइड आइन और सोडियम, लिख लिए, ये ध्यान रखना ये रिवर्सेबल है। इसके बाद क्या होता है, ये जो सोडियम इथॉक्साइड बना है मेरे पास में, है ना, सोडियम इथॉक्साइड, ये रिएक्शन करता है मिथाइल आयोडाइड से। ध्यान रखना स्टेप एक ही रहता है, ये SN2 में पहली बात ध्यान रखना, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, मतलब पहले स्टेप में, वो तो जगह नहीं है आगे इसलिए नहीं लिख रहा हूं, यही जो बना है ये रिएक्शन कर जाता है सेकंड से, है ना, आयोडाइड से। अब आपको मालूम ही है आई जो होता है बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, तो क्या करता है यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग हो जाता है। अब बताइए ये बाहर निकलेगा तो यहां थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा, और पीछे बैठा हुआ ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये तुरंत अटैक कर देता है इसके, तो क्या बन जाए, बन गया ये C2H5OCH3। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर मान लो यहां हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टीरिक हिंड्रेंस SN2, तो क्या ये अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो यही तो अटैक कर रहा है इस पर, इसका मतलब एल्किल हैलाइड जो है ना, ये प्राइमरी होना चाहिए। अगर ये सेकेंडरी टर्शरी होगा तो इसमें डिफिकल्टी होगी, तो एल्किल हैलाइड ध्यान रखना टर्शरी है तो ये रिएक्शन करता ही नहीं, है ना। और यहां पर ध्यान रखिए, यहां लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी,
ऑफ एल्काइल आयोडाइड या हैलाइड। ये ध्यान रखना है आपको, जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम है वहां से होगा रिएक्शन। क्योंकि अगर यही रिएक्शन में जैसे पहले बताया था, यहां पर मान लो ये टर्शरी एल्किल हैलाइड होता और ये बाहर निकल जाता, तो क्या इस पर ये रिएक्शन कर पाता? यहां तो क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिएगा इसको। तो यहां पर आपने देखा ये SN2 रिएक्शन है। SN2 वो होता है जिसमें रेट दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहां पर लिख लो आप, जो रेट है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करो या इसकी, रेट को बढ़ने है। अब मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये C है, ये D है, और हमने इसका रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा है और बन गया ये। तो वो पूछ रहा है व्हाट आर C एंड D, ये बताइए C और D क्या है। विलियमसन रिएक्शन हुआ है और ये बन गया है। तो इसके ऑप्शन जो हैं वो इस टाइप की, एक तो आपने ये ले लिया है और प्लस ये C है, ये D। दूसरा हमने ये ले लिया, ये टर्शरी कर दिया आपने। तो इस टाइप के ऑप्शन है, कौन सा सही हो। तो अभी आपने 2 मिनट पहले पढ़ा था कि जो अटैक किया था पीछे से, एल्केल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एल्केल हैलाइड का प्राइमरी होना जरूरी था। अगर ये एल्केल हैलाइड है मान लो, तो इसका प्राइमरी होना जरूरी है ना। तो ये ध्यान रखिए बस। तो यहां पर जो आप ब्रेक करोगे इस टाइप से, इधर I लगा दो, इधर Na लगा दो, यही तो निकला था NaI। तो प्राइमरी वाला जो है उसके संग I रखना है, तो आपका आंसर जो है वो ये वाला हो, ये नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखना है बस कि एल्किल हैलाइड जो आयोडाइड लिया है वो प्राइमरी होना चाहिए, नहीं तो पीछे से स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से रिएक्शन नहीं हो पाए। हो गया क्लियर? देखिए एक दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखनी है कि यहां पर मेरे पास एल्काइल आयोडाइड और इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया, ये टर्शरी, या उल्टा कर दिया, ये एल्किल हैलाइड है और इसका रिएक्शन इस पर करवा दिया। तो अभी आपको बताया था एल्किल हैलाइड का प्राइमरी होना जरूरी है, तो रिएक्शन हो जाएगा, NaI निकल जाएगा, चीज बन जाएगी। ये तो सिंपल है। ये बन गई टर्शरी ईथर कहते हैं इसे, है ना। NaI निकल गया, ये बन गया। लेकिन अगर उल्टा हो गया, एल्किल हैलाइड टर्शरी हो गया, तो ये रिएक्शन बड़ी मुश्किल में होगा, और होगा भी तो कैसे होगा वो देख लो आप। इसमें क्या होता है, जरा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आपको मालूम है ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है,
तो ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कट लेता है धीरे से, है ना, Na के संग में। अब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या होता है, ये इसकी भरपाई कर देता है। ये यहां से आता है, ये इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो बताइए, अगर ये यहां आ गया, अलग हो गया, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कार्बन के संग 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये आप देखोगे, ये जो अलग हो गया है यहां से पॉजिटिव, है ना, वो किसके संग निकल जाता है, इसके संग बाहर। और आई जो अलग से हुआ है न्यूक्लियोफाइल, वो हो जाता है सोडियम के संग। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनती है। फिर समझ लो एक बार, इसको मैं और क्लियर करा दूंगा आपको। CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया है, और यहां क्या लिखा हुआ था अभी, ON, सॉरी I। तो मैंने ये बताया है, जो I है ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग हो जाता है सोडियम के संग, NaI निकल गया। अब देखिए, अगर ये यहां से निकल गया तो कार्बन के संग वैलेंसी हो जाएगी 3, होती है 4। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट कर जाता है। जब ये इधर आएगा तो ये अलग हो जाएगा H, वो इसके संग बाहर निकल जाता है C2H5, ये बाहर निकल जाएगा, है ना। तो जब यहां पर एक बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ CH2 के बगल में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो कार्बन के संग 4 वैलेंसी हो जाएंगी। तो इसका मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनता है। तो ध्यान रखना, जब भी एल्किल हैलाइड, इसको प्राइमरी होना ही चाहिए। जब भी प्राइमरी होगा तो विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनेगा। लेकिन अगर इसकी जगह ये टर्शरी हो गया तो पहली बात तो रिएक्शन बड़ी मुश्किल में होगा, और दूसरा इसमें मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनता है। हो रहा है क्लियर? चलिए, ये हो गया क्लियर। अब इसी में मान लो हम इस एरोमेटिक ले, ये मेरे पास फिनॉल है, इसका रिएक्शन मैंने सोडियम पे करा दिया या NaOH पे करवा दिया, और ये क्या है, ये फिनॉल है। तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मेटल के सामने एसिडिक हाइड्रोजन आ जाए तो ये इसे रिप्लेस कर देता है, ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अगर इसका कराओगे तो वाटर निकल जाएगा, Na लग जाएगा, किसी को भी ले सकते हैं। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है, इसका रिएक्शन आपने किस पे करवा दिया, एल्किल हैलाइड, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, यही है विलियमसन सिंथेसिस। तो NaI बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा। अब इसका आप जानते हो कॉमन नेम एनीसोल होता है। वैसे इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी बेंजीन। ये इसका IUPAC नेम, या इसको आप मिथाइल फिनाइल ईथर भी कह सकते हैं, कई नाम। इसी की जगह पर अगर मान लो आपने यहां इथाइल ले लिया होता, यहां आपने इथाइल ले लिया होता, तो क्या होता, इसमें थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, कैटेलिस्ट। तो रिएक्शन तो सेम होना है, ये निकल गया बात। तो ये जो बनता है, आप सोचिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है फेनिटॉल। ये तो कॉमन नेम है, और वैसे ये हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन,
ये इसका यूपीसीबी। तो ये भी रिएक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी में अगर मैं उल्टा कर दूं, मान लीजिए मैं इसको ऐसे ना, अब मैं जो एल्किल हैलाइड लिया था आपने, ये एरोमेटिकली, और रिएक्शन करवा दूं इसका इस पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या NaI निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें आप जानते हो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, यहां पर लोन पेयर, तो ये यहां प्रोवाइड कराएगा, तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, आप देखो ना, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, ये ब्रेक नहीं हो पाएगा, और जब ये ब्रेक नहीं होगा तो ये NaI के संग निकल नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, ये ध्यान रख लो, अगर इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये रिएक्शन विलियमसन नहीं कर पाता है। तो एक तो ये नहीं कर पाता है, और एक विलियमसन में बताया था जब ये टर्शरी होता है ये तब नहीं करता। ये दो बात ध्यान रखनी। ये अगर आप लोगे एल्काइल हैलाइड में तो नहीं हो पाएगा, तो ये विशेष रूप से ये दोनों आपको ध्यान रखने का पॉसिबल नहीं है। तीसरी प्रिपरेशन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड विद सिल्वर ऑक्साइड। ये थर्ड प्रिपरेशन है, जैसे यहां कर दी थी। देखिए आपने एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए और रिएक्शन करवा दिया इसका सिल्वर ऑक्साइड, क्या होगा, 2AgBr बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, C2H5OC2H5, ईथर बन जाएगी। तो ये भी एक हल्की सी प्रिपरेशन है, बहुत कीमती नहीं है लेकिन प्रिपरेशन। लेकिन फोर्थ प्रिपरेशन जो है उसमें क्या होता है, आप एल्कोहल ले लीजिए और उसका रिएक्शन डाईएजोमीथेन पे करा दो, इसका नाम है डाईएजोमीथेन। बस इसमें आपको प्रेजेंस ध्यान रखनी पड़ेगी, HBF4, इसको फ्लोबोरिक एसिड कहते हैं। तो क्या होता है इसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है और ये यहां जुड़ जाता है। तो बहुत हल्का रिएक्शन है, बुक में दिया भी नहीं है ना, टेक्स्ट बुक में। यही रिएक्शन फिनॉल पे भी करा सकते हो आप। डाईएजोमीथेन का रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में, N2 बाहर निकल जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो एनीसोल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन एलिफेटिक भी देती है, एरोमेटिक भी देती है। हो रहा है क्लियर? अब ये मैंने आपको जर्नल स्टडी ईथर की और सारी प्रिपरेशन बता दी। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम फिजिकल, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, केमिकल हैं, प्रॉपर्टीज, ये सब स्टार्ट करेंगे। तो ये आपने जो लेक्चर पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर बन चुके हैं, तो इसको आप स्टिल करके 2-3 बार पढ़िए, और अगर बढ़िया लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। आज हम ईथर का
लेक्चर पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड पर कराया जाएगा, है ना, मेनली हाइड्रोजन आयोडाइड पे। इसमें हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे और डिफरेंट टाइप के रिएक्शन समझेंगे इसके अंदर बहुत डिटेल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो इसको आप हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर। देखिए ईथर पे रिएक्शन जो होता है HI का, बहुत आसान, आप इसका क्लीवेज कर दीजिए O के बगल से, या तो यहां से या यहां से, है ना। अगर दोनों सिमिलर ग्रुप हैं तो कोई समस्या होने ही नहीं वाली। एक एल्कोहल बन जाएगा, एक एल्केल हैलाइड बन जाएगा। भाई एक तरफ H लगा दीजिए, एक तरफ I लगा दीजिए। जैसे मान लो आपके पास ये सिंपल ईथर है, जब दोनों एल्काइल सेम होते हैं तो आपको बताया गया है ये सिंपल ईथर होती है। तो आप इसको कहीं से भी ब्रेक कर दो O के बगल से, एक तरफ, जिस तरफ O है उस तरफ H, इस तरफ I। ये बन गया। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाएगी जब ये आपके पास मिक्स्ड ईथर होगी, दोनों अलग अलग ग्रुप होंगे। उसके बाद ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये ब्रेकिंग कहां से। अगर आपने इधर से लोअर एल्काइल की तरफ से O को दे दिया तो बन जाएगा ये, और अगर आपने इसे उल्टा कर दिया, मान लीजिए आपने इसका रिएक्शन ऐसे कराया और ब्रेकिंग O के बगल से C2H5 से ना कर आपने इसको यहां से ब्रेक कर दिया, इधर H इधर I, तो दोनों केस में प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। इसमें क्या बनेगा ये, और इसमें बनेगा ये। देख रहे हैं आप, इसमें C2H5OH CH3I, इसमें C2H5 और CH3OH, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। तो इस समय डिसीजन लेना भारी पड़ जाएगा। तो इसके लिए आपको इसकी मैकेनिज्म मालूम होनी चाहिए। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म आती है तो आप इजीली बता सकते हो साहब कि क्या होने वाला है ना। तो इसके लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी है, तो नोट करके लिखें, मैकेनिज्म समझें, उसके बाद ये आपको आसान लगने लगेगा। लिखें, इसको हटा देते हैं। देखिए, तो नोट करके लिखें, पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए दोनों एल्काइल ग्रुप जो आपने लिए वो दोनों प्राइमरी हो जाएंगे, तो इफ बोथ एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, अगर ये प्राइमरी हो जाए तो ध्यान रखना ये SN2 रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। आप कहेंगे क्या रट लूं इसे? नहीं, अभी तो देख लो फिर समझाते हैं आपको। तो मान लो अगर ऐसा हो जाए कि इनमें से दोनों में से कोई भी एक ग्रुप, अगर दोनों में से कोई भी ग्रुप या तो टर्शरी हो जाए और या बेंजाइल हो जाए, है ना, कोई भी एक ग्रुप, तो समझ लेना बेंजाइल तो आप जानते ही, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लग जाए, इसको बेंजाइल बोलते हैं। तो टर्शरी एल्काइल हो जाए या बेंजाइल हो जाए तो मैकेनिज्म SN1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो आपको बता ही देंगे हम, कि टर्शरी वाले में टर्शरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और बेंजाइल कार्बोकैटायन भी बहुत ज्यादा रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है ना। तो ये चाहेंगे हम स्टेबल फॉर्म बनाएं, तो इसलिए SN1 में सब जानते हैं कि कार्बोकैटायन जो होता है
इंटरमीडिएट होता है ना। इसलिए ये बनना चाहेगा कार्बोकैटाइन या ये बनना चाहेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं SN1। वो भी मैं भी डिटेल में समझा दूंगा। अगर मान लो प्राइमरी भी नहीं, टर्शरी भी नहीं, बेंजाइल भी नहीं, सेकेंडरी, तो लिखें इफ एनी वन ऑफ द ग्रुप क्या हो जाए, इस सेकेंडरी हो जाए, तो आप क्या देखेंगे, अगर सेकेंडरी हो गया मान लो कोई भी एल्काइल हो, तो फिर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बताएगा क्या होने वाला है, ठीक है। वो बता देंगे कि अगर वो पोलर प्रोटिक होगा, जैसे वाटर है, एल्कोहल है, तो रिएक्शन हो जाता है SN1। और अगर वो पोलर अप्रोटिक हो जाए, अप्रोटिक जैसे एसीटोन, जैसे एक होता है डमसो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एक होता है DMF, ऐसे करके। तो अगर ये पोलर अप्रोटिक हो जाए तो ये रिएक्शन SN2 हो जाए, ऐसा पढ़ाया जाएगा। तो ये तो खैर बात का केस है कि सेकेंडरी पे डिपेंड करेगा आपने नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या लिया है। मेन तो हमको ये पढ़नी है शुरू में दोनों, तो इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। इसके बाद हम मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला केस हेडिंग डाल देखिए, एक एक केस को कंसीडर करेंगे। तो पहले ये मान लीजिए कि दोनों ग्रुप प्राइमरी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ये है, दोनों प्राइमरी है एल्काइल, और आपने इसका रिएक्शन करवा दिया है। चलिए, तो आपको भी मैंने बताया था सिमेट्री है तो कहीं से भी ब्रेक कर दो, है ना। जिस तरफ O है उस तरफ H, इस तरफ I, तो आपके पास एक एल्कोहल बन जाएगा, एक आयोडाइड, है ना। ये ऐसे समझ लो। अगर इसे थोड़ा बड़ा ले लो, मिथाइल की जगह इथाइल ले लो आप, तो दोनों जब सेम होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो आप इसकी ब्रेकिंग कहीं से भी कर दो, लो यहां से कर दो, जिस तरफ O है उस तरफ H, दूसरी तरफ I, ये बन गया। तो एक एल्काइल हैलाइड बन गया, एक एल्कोहल बन गया। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है वो समझे हम, कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है ना। ये देखिए, तो हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। तो देखो, पहले स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास यहां ग्रुप है ईथर, है ना, डाईइथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथेन, कुछ भी बोल लीजिएगा, इसका आपने क्या करा, HI पे रिएक्शन करा है। HI में से जो एचाइन होता है वो पहले अटैक करता है ना। तो HI में से जो एचाइन है वो पहले अटैक करता है। तो आप जानते हो O पे क्या होता है, ये। अब जिस पे लोन पेयर होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच है। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो आप जानते हो वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल चाहेगा न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर जाए, अमीर आदमी है गरीब, तो ये अपना यहां से पेयर उठाकर इसे, तो जब ये अटैक होगा तो यहां पर ईथर के ऊपर आप क्या देख रहे हो, एचाइन जुड़ गया है। ये एचाइन इस पर अटैक कर देगा, जुड़ गया इस पर,
तो ईथर में प्रोटॉन मतलब H जुड़ गया है, तो इसको प्रोटोनेटेड ईथर कहते हैं। समझ में आ गया है ना? ये पॉजिटिव चार्ज इसने एक्वायर कर दी है, क्योंकि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप सब जानते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज होके ऊपर आ गया, वो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता, वो तो कभी नहीं चाहेगा मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, है ना? तो इसलिए वो क्या है, ये फॉर्म कैसी है, अनस्टेबल फॉर्म है। तो ये यहां से रिमूव होना चाहेगा कि मैं यहां से हटना चाह रहा हूं, मैं अनस्टेबल, तो इधर से या इधर से, है ना, क्योंकि सिमेट्री है, यहां आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर ये अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो इस पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो यहां दिखा देता हूं ना, ये टूट के अलग हो गया, CH3 CH2OH, और ये जो पोर्शन बचा रह गया है वो यहां लिख लो आप। अब इस पर आप क्या देखोगे, ये जो बना है इस पर तुरंत पीछे से अटैक कर देगा। देखो ये तो पहले HI में से किसने रिएक्शन करा है, HI ने, अब अटैक करता है इस पर I-, है ना? इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से बताऊं तो ये होगा, इधर आ जाओ, स्पेस नहीं, ये हमारे पास ये जो ईथर है प्रोटोनेटेड, इस पर पीछे से अटैक कर देता है। देखो आप किसका रिएक्शन करा रहे हैं, HI का, तो अभी तो आपने HI का कराया है। अब इसका जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है ये वाला I-, HI में से, वो अटैक करता है। तो जैसे ही यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग होगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव, तो ये जैसे ही निकलेगा पीछे से ही अटैक कर, क्योंकि इस पर नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा। और आपको मालूम है जब रियर साइड से अटैक होता है ना, ये इधर निकल गया, इसने अटैक कर दिया पीछे से, इसे क्या बोलते हैं, SN2 मैकेनिज्म। याद आ गया? तो I- कहां से अटैक करता है, पीछे से, और ये अटैक भी वहां करना चाहेगा जहां पर क्या होगा, लेस क्राउडेड एरिया होगा, जहां क्राउडिंग कम होगी वहीं पे अटैक करेगा। जो लेस हिंडर्ड पोर्शन है, जहां क्राउडिंग कम है, जहां कार्बन का नंबर कम है, जहां ब्रांचिंग कम है, ये चाहेगा वहां अटैक करना। तो इसीलिए आई उसके संग जुड़ता है जहां लोअर एल्काइल ग्रुप हो या लेस क्राउडेड हो, बस ये ध्यान रखनी है SN2 में आपको। यहां लिख लो आप अलग से भी, इसके बाद ये अलग हो जाएगा। ये सारा रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, SN2 का मतलब है एक ही स्टेप में रिएक्शन, लिख लो इसे यार। तो ये ध्यान रखना है, I- कहां अटैक करेगा, पीछे से, जो लेस क्राउडेड है। तो यहां लिख लो, इन SN2 मैकेनिज्म I- attacks on less crowded or less hindered alkyl। तो ये वहां अटैक करना चाहेगा जहां पर लोअर एल्काइल हो या क्राउडिंग कम हो। ठीक है, लिख लो इसे। हो गया यहां तक क्लियर? ये विशेष रूप से बात ध्यान रखनी है ना। और ये कहां से अटैक करता है, रियर साइड से, यही SN2 का मतलब। अब मान लो इसी में मैं दो तीन क्वेश्चन बना, कोई आपसे अगर कहे कि आपके पास ये लिखा हुआ है कोई, इसका आप रिएक्शन करवाइए, HI,
कैसे होगा बताइए। या अगर मैं ये ले लूं, इसका रिएक्शन HI पे करवा दूं, तो कैसे होगा रिएक्शन, है ना। ये ध्यान देने वाली बात है, बल्कि इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमें प्राइमरी लेना है, ऐसे। तो देखिए, अगर ये दोनों प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, देखो ये ग्रुप से अटैच है, और ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। सिमिलरली ये ग्रुप से अटैच है, ये भी डायरेक्टली एक से जुड़ा। ऐसे ही इसमें, तो ये ध्यान रख लो, इसमें से जिसमें कार्बन कम है, जो लोअर एल्काइल ग्रुप है, जिसमें लेस हिंड्रेंस है, 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसमें लेस है, तो लेस वाले को आपको आई देना है, बस ये ध्यान रखो। ये सीखा है आपने। अगर दोनों हों प्राइमरी, तो मैकेनिज्म में सीखा है SN2 मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, आई माइनस उससे जुड़ेगा जो लेस हिंडर्ड, जिसमें कार्बन कम है, तो यहां ऐसे, जैसे इधर देख रहे हो कार्बन ज्यादा है, इधर कम है ना, तो जो कम वाला है वहां पर आई माइनस अटैक करेगा। ये है SN2 का मतलब, आई माइनस अटैक ऑन लेस क्राउडेड या लोअर एल्काइल ग्रुप, तो यहां आई हो गया क्लियर एकदम। तो समझ में आ गया, इसमें ये आयोडाइड बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा, इसमें ये आयोडाइड बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा। हो गया क्लियर। चलिए, क्लियर हो गया एकदम। कहो तो एक मैकेनिज्म और बता देना, ये चाहो कम समझ में आए तो एक मैकेनिज्म और, मान लो ये दोनों डिफरेंट है, आपने इसका रिएक्शन HI पे करवा दिया, तो मैकेनिज्म दिख रहा है, पहले कौन अटैक करता है, HI, तो इसमें से HI निकला। ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल, ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अटैक कर दे। अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड। अब प्रोटोनेटेड बन गया तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, अनस्टेबल, तो ये चाहेगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज हट जाए, तो ये इधर से या इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर ले देगा, है ना। अब आपको खुद ये देखना है कि कहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले, इधर से या इधर से, क्योंकि अगर इधर से इसने लिया, इसे देखिए इधर से लिया, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, और जो आई माइनस इसके बाद अटैक करेगा, वो किधर से अटैक करना चाहता है, जो लेस क्राउडेड हो, है ना, जिससे आसानी से अटैक हो। तो एक कार्बन इसमें 2 है, इसमें बल्कनेस ज्यादा है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये चाहेगा इधर से अटैक करो, इसलिए यहां से ये इसको ले लेगा। तो अगले स्टेप में, स्टेप तो वही है, जगह की वजह से दिखा रहा हूं, अगले स्टेप में ये होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग हो जाएगा, और अटैक कौन करेगा, आई माइनस, पीछे से अटैक कर देगा। तो ये रियर साइड से अटैक करता है, ये निकलता है वैसे ही अटैक कर देता है, स्टेप हुई, क्योंकि SN2 में एक ही स्टेप होता है, आपको याद होगा, तो ये बन जाए। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में जब ग्रुप अलग अलग हों, तो जो लोअर एल्काइल ग्रुप है वहां आई माइनस अटैक करना चाहे या लेस एंटर्ड, तो ये इसकी मैकेनिज्म है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस ध्यान रखना दोनों ग्रुप प्राइमरी होने चाहिए, तभी SN2 होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, अगर मान लो कोई भी एक ग्रुप टर्सरी हो जाए या बेंजाइल हो जाए, तो लिखिए सैड एंड पीस।
if any one of alkyl group क्या हो जाए इस टर्शरी या हो जाए बेंजाइल। तो आपको मालूम है ये जो कार्बोकैटाइन इनके होती हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं, और जिनमें कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा समझ लो वो SN1 रिएक्शन, क्योंकि SN1 में इंटरमीडिएट कौन बनता है कार्बोकैटाइन। जाना होगा ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है SN1 SN2। तो इसमें क्या देखेंगे हम, ये SN1 क्यों है। तो यहां पर मैं मान लीजिए टर्शरी एल्काइल ग्रुप लेता हूं, और यहां पर मैंने ले लिया एक प्राइमरी, ये टर्शरी है ये प्राइमरी है। मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं क्यों SN1 है। तो अब देखिए इस पे क्या है लोन पेयर है ना, ये टर्शरी कार्बन है 3 से अटैच है, ये प्राइमरी है। अब आपने इसका रिएक्शन HI पे करवाया, तो पहले कौन अटैक करता है अभी बताया था आपको HI। लोन पेयर जिस पर है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते, वही सारे स्टेप। तो क्या हो, ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर, ये बन HI इसके संग अटैच हो गए। अब ये चाहेगा साहब मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैं तो नॉन मेटल हूं, मैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हूं, ऑक्सीजन कहेगा, तो ये चाहेगा पॉजिटिव चार्ज मुझसे हट जाए। वही पुराना तरीका। अब ये बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ये लेना चाहेगा या इधर से। अगर मान लो इसने यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, तो जब ये निकलेगा यहां से बॉन्ड हटेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये टर्शरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा। तो अगर ऐसी संभावनाएं कभी बने कि अगर प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन रहा, अगर इधर से ले लेता इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता पॉजिटिव, और टर्शरी भी बन रहा है, तो बताओ कार्बोकैटाइन टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है या प्राइमरी। टर्शरी पढ़ा है ना आपने GOC में भी। तो इसलिए ये चाहेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं जिस पर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटाइन मिल जाए। तो क्या होगा अगले स्टेप में देखिए, पूरा लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको एक एक स्टेप, है ना। ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि इसमें स्टेप ज्यादा होते हैं आपको मालूम नहीं है SN1। और ये SN1 क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल बनना चाहिए टर्शरी वाला। तो जब यहां से यहां आएगा तो आप बताइए क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। है ना, ये होता है मोर स्टेबल, ये चाहेगा बनना। और जिसमें कार्बोकैटाइन बनता है सब जानते हैं वो SN1 मैकेनिज्म होती है, इंटरमीडिएट। अब जब ये बन गया है तो आपने HI में से H का तो रिएक्शन करा दिया है, अब ये जो बना है इसका I माइनस पे करा दिया बस। ये रिएक्शन कर जाएगा इससे, अटैच हो जाएगा I माइनस से। तो आपने देखा इसमें क्या क्या बना, एक एल्कोहल बना, एक आयोडाइड बना, लेकिन इस बार I माइनस ने अटैक किस पर करा, जो मोर क्राउडेड है। तो ये ध्यान रखा करो SN1 में 2-3 बातें, एक तो इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनता है। अब टर्शरी कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल है, इसलिए ये चाह रहा है कि मैं बनूं, इसलिए SN1 है। दूसरी बात, इसमें अटैक कहां से होता है, जो मोर क्राउडेड है। SN2 में कहां से अटैक हुआ, तो जो लेस क्राउडेड। तो ये बातें ध्यान रखनी है हमें। तो SN1 रिएक्शन में I माइनस अटैक कहां से करेगा, मोर क्राउडेड,
या मोर हिंड्रेंस वाली जगह, ये है मेन बात ध्यान रखना। SN1 हो रहा है क्लियर? चलिए देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देके बताता हूं, आप चेक कर लो उसमें कि अगर मान लो पेपर में कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछे, ये दिया, या आपके पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, या क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, तो आपको अभी हमने बताया था कि देखो ईथर में अगर एक प्राइमरी है और एक टर्शियरी, ईथर में एक प्राइमरी है, ये बेंजीन के संग CH2 आ जाए, इसको बेंजाइल कहते हैं, तो टर्शियरी हो जाए या बेंजाइल हो जाए, तो ये दोनों रिएक्शन SN1। और अगर बोथ आर प्राइमरी तो रिएक्शन SN2 होता है। इसमें I- कहां अटैक करना चाहता है? मोर क्राउडेड, मोर हिंड्रेंस वाली जगह। और SN2 में I- अटैक कहां करता है? लेस हिंड्रेड या लेस या लोअर बोलेंगे, लोअर एल्काइल ग्रुप। तो बिना करे आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो करा दो रिएक्शन HI का। सोचिए क्या हो। अभी आपको बताया ये SN1 है, SN1 का मतलब मोर हिंड्रेंस वाली जगह पे रिएक्शन आई करेगा, यहां से कटिंग मारो, इधर वाले पे टर्शरी वाले पे आपको आई जोड़ना है जो मोर क्राउडेड। ऐसे ये बेंजाइल है, ये मिथाइल है, तो अगर मैंने बताया टर्शरी हो या बेंजाइल हो तो चीज कहां अटैक करती है? मोर स्टेबल फॉर्म पे, मतलब मोर क्राउडेड वाले, इधर H इधर। और दोनों प्राइमरी है तो होता है SN2, तो I- कहां अटैक करता है? लेस हिंड्रेड, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, I- उस पर अटैक करेगा जो लेस हिंड्रेड। बस इतना समझना है, अब आंसर लिख लो आप। तो अगर मैकेनिज्म समझ में आती है तो आपसे गलती नहीं होगी। ऐसे ऐसे इसमें क्या बन जाएगा? बेंजाइल आयोडाइड, ये होता है बेंजाइल। और इसमें क्या बनेगा? प्रोपाइल एल्कोहल, और इथाइल आयोडाइड। हो गया एकदम क्लियर? तो अगर दोनों में से अलग अलग ग्रुप हों और टर्शरी हो जाए या बेंजाइल हो जाए, ये समझ लो बेंजाइल, तो SN1 रिएक्शन है। तो I- कहां अटैक करेगा? जहां हिंड्रेंस ज्यादा है। लिख लो। यहां तक हो गया क्लियर? आप चाहो तो मैं आपको बेंजाइल वाले की भी मैकेनिज्म दिखा देता हूं, बात ही की। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारे पास बेंजाइल ग्रुप है, और इसके संग प्राइमरी कार्बन मिथाइल ग्रुप। आपने क्या कहा? इसका रिएक्शन HI पे कराया, तो पहले आपको मालूम है कौन अटैक करेगा? HI, है ना? चाहो तो इसके नीचे लिख लो आप। HI का रिएक्शन कराओगे तो पहले HI, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, अटैक कर दे।
बताइए ये क्या हो, ये प्रोटोनेटेड बन जाए, ये होता है, यहां पर आ गया है कहीं। अब वो चाहेगा नहीं मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो इधर से या इधर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा जिससे रिमूव हो जाए पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर इधर से यहां से इसे लेता है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बेंजाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आप जानते हो बेंजाइल कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये देखो, ध्यान है आपको, है ना, इसमें रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये चाहेगा मैं स्टेबल फॉर्म बनाऊं, तो इसलिए यहां से यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, बस ये ध्यान रखना है, टर्सरी में और इसमें मोर स्टेबल फॉर्म बनना चाहिए, इसीलिए SN1 है। तो क्या होगा, यहां से अटैक कर देगा कौन, I-। तो बेटा अब यहां से इसने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचा, तो बताओ ये तो अलग हो गया, और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक कर देगा। इस बार अटैक कहां से करना चाह रहा है, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, मतलब बेंजाइल वाले, ये बन गए, है ना। और जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है वो क्या होता है, SN1। तो ये SN1 रिएक्शन है। इंटरमीडिएट कौन है इसका, जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, ये वाला। और I- कहां से अटैक करना चाहेगा, जो मोर हिंड्रेंस वाला, जहां रुकावट ज्यादा है। अब तुम बताओ CH3 में ज्यादा क्राउडिंग है या इसमें ज्यादा क्राउडिंग है, इसके अंदर, तो इधर से अटैक करना चाहता है SN1। हो गया क्लियर, चलो हेडिंग डाल दीजिए, पहले इसको हटा दें, लिख लो। ठीक, अब आपको तीसरे केस की तरफ ले चलते हैं। अगर मान लीजिए सेकेंडरी आ जाए इसके अंदर, यहां लिख लो आप, थर्ड केस, इफ एनी वन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी हो जाए कोई, तो हमने आपको बताया था इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो रिएक्शन सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि ये SN1 है या SN2, है ना। कैसे देख लीजिए, अगर आपके पास ये एक ईथर है और आपने इसका HI पे रिएक्शन करा दिया, तो दो पाथ होंगे। अगर तो आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये कौन होता है, जो एक तो पोलर, प्रोटिक मतलब टूटकर एचाइन दे, जैसे वाटर। अब देखो ये टूटेगा तो प्रोटॉन मतलब एचाइन दे रहा, या एल्कोहल हो, है ना, टूटकर एचाइन दे, प्रोटॉन दे। तो अगर पोलर प्रोटिक है तो रिएक्शन SN1 के थ्रू होता है, तो I वहां से अटैक करेगा जो मोर क्राउडेड है। और अगर पोलर अप्रोटिक है, जैसे एसीटोन, जैसे DMF, जैसे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इनमें से कुछ हुआ तो रिएक्शन SN2 है। I- वहां से अटैक करेगा जो लेस क्राउडेड है, बस ये समझना है आपको। देखो जैसे मान लो यहां पर मैंने
सेकेंडरी कार्बन ले लिया और इधर प्राइमरी ले लिया, और आपने क्या करा, दो पाथ अपना लिए, वाटर ले लिए या आपने डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ले लिया। तो बताइए, अगर मैं ये ले रहा हूं तो रिएक्शन कौन सा है, SN1। तो चीज कहां से अटैक करेगी, जो मोर क्राउडेड है वहां से आई अटैक करेगी, इधर आई लग जाएगा, इधर आई लग जाएगा, इधर एल्कोहल बन जाएगा। और अगर आपने पोलर अप्रोटिक जो HI नहीं देती ये ले लिया तो रिएक्शन SN2 के थ्रू होगा, मतलब जो लेस क्राउडेड है उसके संग आई लग जाएगा। हो गया क्लियर, आप लिख लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा सॉल्वेंट यूज किया, ये तब लगाओगे फंडा अगर इन दोनों में से एक सेकेंडरी होना चाहिए। हो गया, पूरा समझ में आ गया, लिख लीजिएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया हमको। अब मान लो अगर एक्सेस ऑफ HI हो तो क्या करेंगे आप, तो आप लिखो इन द एक्सेस ऑफ HI, मतलब अगर आपने इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं है, देखिएगा बहुत आसान केस है। ये ईथर है ना, अगर आपने एक्सेस ऑफ HI, दो HI ले लिए तो O को दोनों तरफ से काट दीजिए, इधर I लगाइए, इधर I लगाइए और इधर दो H लगाइए, बस। अब ये बन गया आपके पास इथाइल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल, मतलब इस वाले केस में एक्सेस में केवल एल्किल हैलाइड बनता और वाटर रिलीज हो जाएगा बीच में से। अब चाहे ये दोनों सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, मान लो ये दोनों डिसिमिलर है, अलग अलग है, मिक्स्ड ईथर, और आपने एक्सेस ऑफ HI का रिएक्शन करा, तो यही तरीका है, O को दोनों तरफ से काटिए, इधर I इधर दो H, तो तुम्हारे पास बनेगा एल्किल हैलाइड लेकिन दो अलग अलग बनेंगे। तो ये बहुत आसान है, ये बन गया। अब इसमें चाहे आप टर्शरी लो चाहे बेंजाइल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो आपने ये टर्शरी वाला ले लिया और प्राइमरी ले लिया तो भी तरीका यही है। ये देखिए, O को दोनों तरफ से काटिए, इधर I लगाइए, इधर I लगाइए, इधर दो H, बस यही टेक्निक सब में चलेगी। एक एल्किल हैलाइड ये बन गया टर्शरी, और एक बन गया प्राइमरी, और वाटर तो निकलना ही निकलना। हो रहा है क्लियर, ठीक, चलिए। अब मान लो टर्शरी की बजाय आपने बेंजाइल ले लिए तो भी यही होने वाला है। अगर आपने इसकी जगह बेंजाइल ले ली तो भी यही तरीका है, एक्सेस ऑफ HI में यहां से ब्रेक कर दीजिए, इधर आई बीच में दो H, तो एक तो ये बेंजाइल आयोडाइड बन गई, ये बन गया। लेकिन बस एक केस है जो स्पेशल है, वो ये है कि अगर आपने यहां एनीसोल ले लिया या फेनिटोल ले लिया और आपने इसका एक्सेस ऑफ HI पे रिएक्शन करवा दिया, तो ये नहीं ऐसे ब्रेक करेगा। क्यों नहीं करेगा ऐसे ब्रेक? क्योंकि आप जानते हो O पर रेजोनेंस की वजह से
ये क्या होगा, लोन पेयर जब अंदर आएगा तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक नहीं करेगा। तो इसमें एक्सेस में भी एक बार ही रिएक्शन होगा, इधर ये इधर। ये है आपके लिए स्पेशल, क्योंकि गलती यहीं पे होती है ना। इसमें एल्कोहल और हैलाइड दोनों बने, मतलब इसमें एक्सेस लिखते हुए भी 2 बार HI का रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, समझा दिया मैंने कि लोन पेयर है, ये यूं आएगा, ये रेजोनेंस की वजह से ये आएगा। तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिससे बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। बाकी तो सब सिमिलर ही लेकिन हो गया क्लियर। अब ये HI के सारे रिएक्शन आपने देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, एराइल हैलाइड के रिएक्शन लेते हैं, एराइल एल्कोहल। तो हेडिंग डाल दीजिएगा। ये मेरे पास देखिए, अब हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एराइल ईथर ड्यू टू बेंजीन। तो ये मेरे एराइल का मतलब है जो एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन रिंग से ईथर जुड़ा हुआ है, जैसे एनीसोल है ना, इसको मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। चलिए, तो आपने क्या करा साहब, आप जानते हो इस पे लोन पेयर है, और आप ये जानते हैं कि अगर बेंजीन रिंग से जो की एटम जुड़ा है, लोन पेयर वाली चीज सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसको प्लस एंड इफेक्ट कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ट्रांसफर करेगा बेंजीन रिंग की तरफ, ये इधर आ जाएगा। तो हम इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो बताइए, ये इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन, बाकी ये दोनों एज इट इज। ऐसे ही आप इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि देखो, ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की ट्रांसफर कर रहा है तरफ, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब सबसे ज्यादा कहां बढ़ेगी, देखो नेगेटिव चार्ज कहां आया, इसके बगल में ऑर्थो पोजीशन। अब क्या होता है, ये इधर होगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। रेजोनेंस तो कई बार बता चुके हैं आपको। ये बन गया इसका रेजोनेटिव। अब किस पर आ गया नेगेटिव, पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो और पैरा पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और एरोमेटिक आप जानते हो सारे कंपाउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। अब ये यहां आएगा, ये यहां, ये इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब ये यहां आएगा, कार्बन पे 5 वैलेंसी हो जाएंगी, तो ये द्वारा से वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो इसमें ये देखा, ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्लस एन इफेक्ट। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, क्योंकि सारे एरोमेटिक कंपाउंड क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल तभी तो अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये बेंजीन रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। बेंजीन न्यूक्लियस। और सबसे ज्यादा देखो कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। इट इज मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब जब रिएक्शन होगा तो ऑर्थो और पैरा पे चीज अटैक करेगी सबसे पहले। हो रहा है क्लियर। एक तो ये बात ध्यान रखें, दूसरी ये ध्यान रखें ये क्या शो करता है। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
अब जो ऑर्थो और पैरा है वहां पर अटैक होगा, तो इसके रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको, इसे लिख लो पहले। देखिए, तो एनीसोल जो है मतलब एराइल ईथर है जो, उसके रिएक्शन देखिए। अब आपने मान लो इसका रिएक्शन करवा दिया सबसे पहले नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय नाइट्रो ग्रुप। H हटेगा, NO2 लग जाएगा। तो आपने सुना है नाइट्रेशन के समय पूरी ऑर्गेनिक में ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया जाता है ना? तो इसमें जो बाहर निकलता है इसको क्या मैं तोड़ के ऐसे लिखूं? तो इसका काम है वाटर निकालना। तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन से OH रिप्लेस कर देता है, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन जो है वो अटैक करता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ये NO2+। और अटैक कहां होगा वो आपको मालूम ही है ना, ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। हो गया क्लियर? इसमें से ये मेजर होता है। क्यों होता है? पैरा पोजीशन इसलिए मेजर होती है क्योंकि इन दोनों में क्या है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब इसका मान लो आपने करा दिया क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या है? आपने क्लोरीन का या ब्रोमीन का रिएक्शन कराया, ब्रोमिनेशन करा दिया। तो होना तो वही है चीज, ऑर्थो और पैरा से सब्स्टिट्यूशन हो जाए। और ज्यादा कौन सी पोजीशन बनती है वो मैंने बताई दिया, पैरा वाली पोजीशन ज्यादा बनती है। तो ये मेजर है। क्यों मेजर है? क्योंकि इसमें क्या है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं रही, नहीं तो ये स्टेबल हो जाते, जैसे इंट्रामोलिकुलर हो रही थी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाले में। इन दोनों में न्यूट्रल ग्रुप, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इनमें रिपल्शन स्टार्ट होता है, बगल बगल में स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है ना। इसका नाम क्या है? बगल में लगा हुआ है क्लोरो, तो ऑर्थो क्लोरो एनिसोल, पैरा क्लोरो एनिसोल। ऐसे ये ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऐसे नाम लिख लो। अब मान लो आपका इस पे रिएक्शन करा दिया एसिटाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पड़ा हुआ है, हम करा दीजिए। तो वही वाली चीज है, यहां से ऑर्थो और पैरा से HCl लेके चला जाए। रिएक्शन सारे सेम है ये वाले, बस ये बता दिया रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ती है, इसलिए वहीं पे अटैक हो रहा है। ये इसमें ये ग्रुप मेजर है, तो इसका नाम है ऑर्थो मिथॉक्सी एसीटोफिनॉल। लिख लो, मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन, इसको एसीटोफिनॉन कहते हैं। और इसका हो जाएगा पैरा मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन, बनेगा यही मेजर, है ना, कारण सब में एक ही। तो ये हम जो पढ़ रहे थे, ये आपने पूरी डिटेल्ड स्टडी पढ़ी है ना, ईथर की। ये चैप्टर यहां पर जो आप पढ़ रहे हैं, इसको ढंग से अगर समझ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।